हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक पे। तो जैसे भी आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेज रेगुलर जो है चल रही हैं। तो आज ये साइंस की क्लास ऑलरेडी जो है फिजिक्स की क्लास हम लेते हैं। और आप सभी को पता है आपके बायो की जो क्लास है वो सौरभ सर लेंगे। जो है आपके बायो की क्लास सौरभ सर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक छोटे से पैटर्न, एक छोटे से टॉपिक को सीखेंगे। और उसके बाद कल से आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी। ठीक है, आप सभी को टाइमिंग पता है, आपकी क्लास 9 बजे से चलती है। तो ये साइंस में फिजिक्स की क्लास हम ऑलरेडी लेते हैं और उसमें बायो की क्लास आपकी सौरभ सर लेंगे। तो आज एक छोटे से टॉपिक और पैटर्न को हम लोग सीखेंगे। इसके बाद रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी। तो वो आप जो है छोटा सा टॉपिक आप व्यवस्थित तरीके से पढ़िए और इस क्लास को जो है आप अपने दोस्त के पास भी पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, खूब शेयर करिएगा क्लास को। और फिर उसके बाद कमेंट करके आप बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। तो हमारे बीच में जो है इस समय उपस्थित हैं सौरभ सर। तो आगे की क्लास जो है चलाएंगे सौरभ सर। ठीक है, आप सभी लोग व्यवस्थित तरीके से सौरभ सर की क्लास का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्टली धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं आपका क्लास बायोलॉजी लेने वाला हूं। इस बायोलॉजी क्लास में दोस्तों क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है जीवन की क्रियाओं से संबंधित। दोस्तों, कोई भी सजीव जो होता है वो अपने जीवन में कोई एक विशेष पैटर्न के रूप में क्रियाओं को करता है, कार्यों को करता है। और उन्हीं क्रियाओं को वास्तविक रूप से सजीव की क्रिया कहते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो है दोस्तों जीवन की प्रक्रियाएं। आपका पहला चैप्टर है दोस्तों जीवन की प्रक्रियाएं। यदि हम जीवन की प्रक्रियाएं की बात करते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं, यदि दोस्तों हम जीवन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो जीवन की प्रक्रियाएं होती कौन कौन सी हैं? तो जो जो हम दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सांस जो लेते हैं दोस्तों, उस सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और दोस्तों, और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रवाहित होता है, बहता है, और हमारे अंदर जो भी ऊर्जा होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाता है, उसे दोस्तों उस क्रिया को हम कहते हैं परिवहन। इसके बाद दोस्तों अगली जो क्रिया होती है, जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से पचता नहीं है, कुछ अपशिष्ट के रूप में बच भी जाते हैं, तो उन्हें शरीर से बाहर निकाला भी जाता है। तो जो निकालने की क्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। और दोस्तों एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दोस्तों हम अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, वह प्रक्रिया होती है दोस्तों प्रजनन। आपको क्लास 10th में केवल इन्हीं 5 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें से दोस्तों आपको ये 4 प्रक्रियाएं पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन फर्स्ट चैप्टर से ही मिल जाएगा। इसमें दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे पोषण की प्रक्रिया। आज इसे देखेंगे क्या होता है, जीवों में कैसे होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पोषण की क्रिया को। तो दोस्तों पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? एक सजीव जो होता है जीवन जीने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होता है। विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर दोस्तों कहीं पर कट पिट जाता है तो उस घाव को भरने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे कई सारी अपूर्णताएं, रोग होती हैं जिसके लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी की पूर्ति की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। एक प्रकार से हम अगर पोषण की परिभाषा देखेंगे तो उसे कहते हैं दोस्तों भोजन ग्रहण करने की क्रिया। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया
या पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया। पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, यदि मैं बीमार हो गया तो भोजन करने में मैं असमर्थ हो जाऊंगा, मैं भूख का भोजन कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी भोजन की पूर्ति के लिए डॉक्टर ग्लूकोज का प्रयोग करता है। तो एक रूप से दोस्तों ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, जो कि एक तरह का पोषक तत्व है। तो वही कह रहे हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। बात आती है दोस्तों, पोषण की आवश्यकता क्यों है? किसी भी जीव को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो पोषण की आवश्यकता देखते हैं दोस्तों। कोई भी जीव जो होता है वो पोषण करता है, उसके लिए मेन रूप से 4 कारण ही उत्तरदायी होते हैं। पहली जो आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, पहली आवश्यकता जो होती है दोस्तों वो ऊर्जा के लिए होती है। पहली आवश्यकता क्या होती है? ऊर्जा के लिए। कोई भी जीव है उसे कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा चाहिए। यदि वह ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कार्य को नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसे भोजन करना पड़ता है और भोजन से ही उसे ऊर्जा मिलती है। तो पहली प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो ऊर्जा के लिए। दूसरी दूसरी शरीर की टूट फूट शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। शरीर की टूट फूट की शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। मान लेते हैं दोस्तों, यदि कोई भी जीव स्थिर तो रहेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं मानव, मानव जो होता है दोस्तों वो अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को करता है। जैसे हम ही मान लीजिए, आप ही मान लीजिए साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं और रास्ते पे गिर जाए, और कहीं पर गिरने के बाद आपको चोट लग जाए और आपकी हाथ या कहीं पर पैर में कहीं पर चोट लग जाए और वहां पर आपकी जो नसें हो या फिर जो चमड़ी हो कट जाए। इसके बाद देखते हैं कटने के बाद कुछ दिनों के बाद वो पूर्ण रूप से घाव भर जाते हैं। तो कैसे हो जाता है? तो वही जो टूट फूट जाती है, जो आपकी कोशिकाएं टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए, उन्हें पुनः बनाने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तीसरा है दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और जो लास्ट कारक उत्तरदायी होता है दोस्तों वो होता है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। तो दोस्तों बेसिक रूप से ये चार आवश्यकताएं होते हैं पोषण करने की। यदि इन्हीं 4 कारणों को हटा दे तो इंसान भोजन ना करे तब भी चल जाएगा, कोई भी जीव भोजन ना करे तब भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो भोजन की आवश्यकता होती है उनमें से जो हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आइए उसे देखते हैं, वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पोषक तत्व क्या होता है? तो दोस्तों जो पोषक तत्व होता है वो भोजन के भोजन के लाभकारी भोजन के लाभकारी सूक्ष्म भोजन के लाभकारी सूक्ष्म
अवयव होते हैं, भोजन के लाभकारी सूक्ष्म अवयव जो होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व जो होता है दोस्तों, ये जो पोषक तत्व होता है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो दोस्तों नंबर 1 जो होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। और दोस्तों दूसरा जो होता है वह होता है वसा। दूसरा जो पोषक तत्व होता है वह होता है वसा। और दोस्तों ये दोनों जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमें क्या करते हैं दोस्तों? ये हमें मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यदि हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा दोस्तों जो होता है वो होता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी शरीर की ये शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। तो जो शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं दोस्तों वे प्रोटीन कहलाते हैं। यदि आप प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, आप अच्छे खासे लंबे मोटे तगड़े होंगे। यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, आप दुबले पतले ही रह जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं हमको कोई घाव हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो उसको भरने में काफी समय लग जाएगा। तो भरने मतलब घाव को ठीक करने, आपके शरीर की वृद्धि करने, आपका विकास करने में जो जिम्मेदार होता है वो प्रोटीन होता है। इसके बाद जो चौथा है दोस्तों वे होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स दोस्तों आपको एक प्रकार से रोगों से रक्षा करते हैं। रोगों से रक्षा करने वाले रोगों से रक्षा करने वाले अवयव होते हैं विटामिन्स। रोगों से रक्षा करने वाले रोगों से रक्षा करने वाले जो सूक्ष्म अवयव होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग विटामिन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको रतौंधी रोग हो गया, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से हुआ? विटामिन ए की कमी से हुआ। अगर विटामिन ए की मात्रा पूर्ण रूप से होती तो आपको रतौंधी रोग ना होता। तो ऐसे देखेंगे बेरी बेरी रोग हो जाना, रिकेट्स रोग हो जाना, ये सभी जो रोग होते हैं एक प्रकार से भोजन में विटामिन की कमी के कारण ही होते हैं। तो इन्हें इसीलिए अपूर्णता रोग कहते हैं। क्या लिखेगा? जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं उन्हीं रोगों को दोस्तों अपूर्णता रोग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको अपूर्णता रोग कहा जाता है। तो विटामिन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? अपूर्णता रोग हो जाता है। और अगर हम दोस्तों प्रोटीन की कमी से बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से दो मुख्य रोग होते हैं। एक होता है क्वार्श और एक दोस्तों मेरेस्मस। क्वार्श और मेरेस्मस। तो दोस्तों विटामिन की कमी से ये दो मुख्य रोग हो जाते हैं, क्वार्श और मेरेस्मस। और लास्ट जो पोषक तत्व होता है वह होता है जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण जो होता है दोस्तों ये पोषक तत्व का अंतिम प्रकार होता है। जल दोस्तों हमारे शरीर को स्वच्छ करने का कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है, रोगों से बचाता है।
खनिज लवण भी दोस्तों हमारे शरीर के कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं, हड्डियों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। और जब हम दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने का जो मेन पर्पज होता है वो इन्हीं 5 प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने का होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार, पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पोषण के प्रकार से। यदि दोस्तों आप अपने आसपास देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 2 ही प्रकार के सजीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। एक दोस्तों सजीव जो होता है जो अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। और एक सजीव ऐसा होता है जो स्वतंत्र है, कहीं पर आ जा सकता है। तो दोस्तों जो स्थिर होता है उसे हम लोग पेड़ पौधे या पादप जीव कहते हैं, और जो स्वतंत्र होता है कहीं पर भी आ जा सकता है उनको दोस्तों हम लोग जंतु कहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों पोषण के प्रकार भी 2 प्रकार, एक जो स्थिर होते हैं और बिना किसी की सहायता से वे जीवित रहते हैं, उन्हें भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है कुछ डिफरेंट ही होती है। तो ऐसे पोषण को ध्यान रखिएगा जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है दोस्तों, वही स्वयं भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वह होता है स्वपोषण। तो पोषण के प्रकार में यदि हम देखते हैं दोस्तों तो पोषण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो होता है स्वपोषण, और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है विषम पोषण। दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों, तो वह है विषम पोषण। स्वपोषण में कौन आते हैं दोस्तों, तो स्वपोषण में पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषण में पेड़ पौधे आते हैं, हरे शैवाल आते हैं, और एक जंतु आता है यूग्लिना। एक जंतु दोस्तों स्वपोषण के अंतर्गत आता है, उसका नाम है यूग्लिना। और वहीं विषम पोषण में इन सभी को छोड़कर बाकी सभी, जैसे आप यहाँ जंतु जानवर लिख सकते हैं, पक्षी, पक्षी भी स्वपोषण के अंतर्गत विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कीट पतंगे। कीट पतंगे तो मुख्य रूप से दोस्तों ये जो होते हैं जीव ये विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है। आइए देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। यदि हम दोस्तों स्वपोषण की बात करते हैं, किसकी, स्वपोषण की, तो स्वपोषण क्या देखिएगा दोस्तों, स्वपोषण जो होता है पोषण की ऐसी क्रिया है, पोषण की ऐसी क्रिया है जिसमें सजीव अपना भोजन, जिसमें सजीव दोस्तों अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है। लेकिन दोस्तों ये जो जीव होते हैं ये भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और जल का। ये किसका उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का।
ये दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग, 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। और भोजन बनाने के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है इन जीवों में, वह होता है क्लोरोफिल। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। भोजन बनाने के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वह होता है क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल की सहायता से दोस्तों ये अपना भोजन बना लेते हैं। और ये क्लोरोफिल होता कहाँ पर है? तो दोस्तों ये क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है दोस्तों? पत्तियों में। क्योंकि पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक स्वपोषी जंतु पोषण करता है। अब हम देखते हैं कि स्वपोषी जंतु जो पोषण करते हैं उस प्रक्रिया जो बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या रखिएगा, भोजन बनाने की इस पूरे प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बात आती है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो दोस्तों हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल द्वारा क्लोरोफिल द्वारा ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज बनाने की, ग्लूकोज बनाने की इसी क्रिया को, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि हम दोस्तों रिएक्शन की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ों के माध्यम से जमीन से जल और खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश जब होता है, सूर्य का जब प्रकाश होता है तो यह क्रिया स्टार्ट होती है क्लोरोफिल में। कहाँ पर दोस्तों? यह क्रिया क्लोरोफिल में स्टार्ट होना आरंभ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर
ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को मुक्त भी करते हैं। तो इसी रिएक्शन को ही दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब क्रिया संतुलित नहीं है, इसके लिए संतुलित कर लीजिएगा। ये हो गया संतुलित। और दोस्तों हर पौधे जो होते हैं वो इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं और भोजन बनाने का एकमात्र प्रक्रिया यही है। क्योंकि कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि पौधे राशन लेने कोटेदार के यहाँ गए हो। ऐसा तो नहीं होता कि किसी पौधे को आपस में बात करते हुए देखा कि मैंने मेरी यह चाउर खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में मृदा से जल ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप इतने छोड़ ही रहे हो, उसे ग्रहण कर लेते हैं। और क्लोरोफिल मतलब इनका चूल्हा क्लोरोफिल कहलाता है, उसमें ये इसके द्वारा ये भोजन बना लेते हैं। इस तरह से ग्लूकोज बन जाता है और पौधों को ऊर्जा मिल जाती है। आ जाएगा दोस्तों। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखते हैं विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है? तो दोस्तों विषम पोषण दूसरा प्रकार है पोषण का। क्या देखिएगा? पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें सजीव भोजन बनाने के लिए जिसमें सजीव भोजन जिसमें सजीव भोजन बनाने के लिए जिसमें सजीव भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर दूसरे सजीवों पर दूसरे सजीवों पर निर्भर दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं कौमा विषम पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है? विषम पोषण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण के रूप में देखेंगे दोस्तों, तो उदाहरण में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो हिरन है दोस्तों, यह भोजन के लिए किसके लिए दोस्तों? भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हरे पौधे हरे पेड़ पौधों पर हरे पेड़ पौधों पर हिरन दोस्तों भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हरे पेड़ पौधों पर। ऐसे अगर हम शेर को देखते हैं, अगर हम दोस्तों शेर को देखते हैं तो दोस्तों यह भोजन के लिए किस पर निर्भर हो जाता है? शाकाहारी जंतुओं पर। या ऐसे कर सकते हैं अन्य दूसरे जंतुओं पर निर्भर होता है। अब चाहे वह शाकाहारी जंतु मिले चाहे मांसाहारी, अगर शेर को भूख लगी है तो वो दोनों को मारकर खाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों विषम पोषण कहलाता है। एक प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? विषम पोषण कहलाता है। विषम पोषण में कोई कैटेगरी नहीं होती है दोस्तों, मतलब कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं होती है। यदि जीव को भूख लगी है तो किसी भी प्रकार के जीवों को मारकर खा सकता है। लेकिन भोजन करने के विशिष्ट गुण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। विषम पोषण को 3 भागों में बांटा गया है।
एक प्रकार से ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह सकते हैं विषम पोषण के प्रकार। तो विषम पोषण के प्रकार हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जो विषम पोषण का प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो इसमें जो पहला आता है वो है प्राणी समभोज। प्राणी समभोज। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो जीव होता है ये समान प्राणियों में भोजन की प्रक्रिया को दर्शाता है। पोषण की यह प्रक्रिया दोस्तों जीवों में समान प्रकार के भोजन की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे आप देखेंगे शाकाहारी जंतु जो हरी घास को, हरे पेड़ पौधों को या उनसे मिलने वाले फलों को खाते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों मांसाहारी। दूसरा है मांसाहारी दोस्तों, जो भोजन के लिए या तो शाकाहारी पर निर्भर है या अपने ही श्रेणी के अन्य जंतुओं पर निर्भर। अपने श्रेणी में अपने से कमजोर अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है। खासकर जो मांस खाता है उसी को मांसाहारी कहते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है सर्वाहारी। तीसरा टाइप क्या है दोस्तों? सर्वाहारी। तीसरा टाइप क्या है दोस्तों? सर्वाहारी, जो शाक भी खाता हो अर्थात पेड़ पौधों को भी खाता हो, पेड़ पौधों से मिलने वाले पदार्थों को भी खाता हो और मांस भी खाता हो, तो उसे को कहते हैं दोस्तों सर्वाहारी। शाकाहारी में अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो इसमें आप खरगोश, हिरण आदि लिख दीजिएगा। मांसाहारी में बाघ, सांप आदि। सर्वाहारी में कुत्ता, बिल्ली आदि कर दीजिए। तो ये सर्वाहारी में आ जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों विषम पोषण का जो अगला प्रकार है वो होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है दोस्तों? तो जो मृतोपजीवी होते हैं ये मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। जब कोई जंतु मर जाता है तब। एक प्रकार से दोस्तों ये पृथ्वी से गंदगी को साफ करते हैं। ये पृथ्वी से दोस्तों गंदगी को साफ करते हैं, इसीलिए इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें एक प्रकार से अपमार्जक भी कहा जाता है। तो मृतोपजीवी और अपमार्जक प्राणी समभोज में आते हैं। ये दोस्तों पहला था, ये दूसरा, और एक और होता है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। इसमें कवक आता है, जीवाणु आता है और दोस्तों कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं। कुछ प्रोटोजोआ भी मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। और प्रकार के अंतर्गत जो तीसरा प्रकार है वह है परजीवी। वह क्या है दोस्तों? परजीवी है। अब परजीवी क्या होता है? तो दोस्तों जो भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जो भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं लेकिन वे उसी जंतु के साथ ही अपना जीवन भी बिताते हैं, तो ऐसे जंतुओं को परजीवी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों मच्छर। जो मच्छर होते हैं दोस्तों ये भोजन के लिए खासकर अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उनसे खून चूसते रहते हैं। ऐसे मधुमक्खी, कीट पतंगे, ठीक है, तो ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? परजीवी। ईस्ट हो गया। तो विषम पोषण के ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के भाग, ठीक है दोस्तों, प्राणी संभोज, ऋतोपजीवी, परजीवी। तो आज का क्लास बस केवल यहीं तक था दोस्तों। कल हम देखेंगे
मानवों में पोषण की क्रिया कैसे होती है, अर्थात पाचन तंत्र के बारे में। भैया वो कौवे बंद कर दिया तो क्लास हुआ। अभी नहीं किए हैं, हमें आता ही नहीं है इनका नाम।